9 अगस्त 1965 दोपहर के 12 बज रहे हैं। सिंगापुर के ब्रॉडकास्टिंग हाउस के एक छोटे से स्टूडियो में 4 कैमरे चल रहे हैं। मेज के पीछे बैठा है एक 41 साल का आदमी। सफेद आधी बांह की कमीज, खुला कॉलर, कोई टाई नहीं, कोई कोट नहीं। चेहरे पर पसीने की हल्की चमक, आंखों के नीचे काले घेरे, जैसे महीनों से सोया ना हो। यह आदमी अपने देश का प्रधानमंत्री है और इस आदमी के देश का जन्म आज सुबह 10 बजे ही हुआ है। 20 मिनट तक वह बोलता रहता है, फिर अचानक बीच वाक्य में उसकी आवाज टूट जाती है। होंठ कांपते हैं, आंखें भर आती हैं और पूरी दुनिया के सामने लाइव टेलीविजन पर यह आदमी रो पड़ता है। उसका नाम है ली कुआन यू और उसके आंसुओं के 60 साल बाद उसका छोटा सा देश दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक बन जाएगा। ब्रिटेन से ज्यादा अमीर, अमेरिका से ज्यादा संपन्न। लेकिन उस दोपहर 12 बजे जब वह रो रहा था, किसी को नहीं पता था कि यह देश अगला हफ्ता भी देख पाएगा या नहीं। यह कहानी है उस एक आंसू की और उस 60 साल की। कहानी शुरू होती है उसी दिन की सुबह से। 9 अगस्त 1965 सुबह के ठीक 10 बजे कुआलालंपुर में मलेशियान संसद का सत्र चल रहा है। टंकू अब्दुल रहमान, मलेशिया के प्रधानमंत्री, 62 साल के एक अनुभवी राजनीतिज्ञ, एक बिल पेश करते हैं। बिल का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मलेशिया, सिंगापुर अमेंडमेंट बिल 1965। संसद में कोई बहस नहीं होती, कोई वोट विभाजन नहीं। कुछ ही मिनटों में बिल पास हो जाता है, सर्वसम्मति से। ठीक उसी पल 700 किलोमीटर दक्षिण में सिंगापुर के रेडियो सिंगपुरा का प्रसारण अचानक रुकता है। एक अनाउंसर की आवाज हवा में गूंजती है। एक घोषणा पढ़ी जाती है, प्रोक्लेमेशन ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर आज से एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है। लेकिन यह कोई आजादी का जश्न नहीं है, यह निष्कासन है। मलेशिया ने सिंगापुर को बाहर निकाल दिया है, फेंक दिया है। और जो देश अभी अभी पैदा हुआ है, उसके पास क्या है? एक छोटा सा आइलैंड, 581 वर्ग किलोमीटर। न पानी, न जमीन, न खनिज, न जंगल। पीने का पानी एक पाइपलाइन से आता है और वह पाइपलाइन मलेशिया से होकर गुजरती है। जब चाहें बंद कर दें। दक्षिण में इंडोनेशिया बैठा है, जो पिछले 2 साल से मलेशिया के खिलाफ युद्ध जैसी स्थिति में है। मार्च 1965 में इंडोनेशियन एजेंट्स ने सिंगापुर के मैकडोनाल्ड हाउस में बम रखकर 3 लोगों की जान ले ली थी। अंदर सड़कों पर तनाव। पिछले साल जुलाई में प्रॉफेट मोहम्मद के जुलूस के दौरान हिंसा भड़की थी। 23 लोग मारे गए, 454 घायल। चाइनीज और मलय कम्युनिटी के बीच की दरार खुलकर सामने आ गई थी और ब्रिटिश आर्मी, जो इस आइलैंड की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी, जो सिंगापुर की जीडीपी का 20% अकेले पैदा करती थी, वह भी जा रही है। बस घोषणा होने में कुछ ही साल बाकी हैं। बेरोजगारी 14%, आबादी 18 लाख, सेना सिर्फ 2 इन्फेंट्री बटालियंस और वह भी 9 अगस्त की सुबह तक मलेशियान कमांड के अधीन। और इन सबके बीच एक आदमी, जिसने सपना देखा था एक संयुक्त मलेशिया का और जिसका सपना आज सुबह 10 बजे टूटकर बिखर गया। 12 बजे जब वह कैमरे के सामने बैठा, उसने कहा था, मेरे लिए यह जीवन का सबसे दुखद क्षण है। मैंने सारी जिंदगी विलय में इन 2 भूमियों की एकता में विश्वास किया है। और फिर वह रो पड़ा। लेकिन ली कुआन यू रोते रोते कुछ और भी कर रहा था। वह सोच रहा था। अगले कुछ हफ्तों में, फिर कुछ महीनों में, फिर कुछ सालों में उसने 3 फैसले लिए। 3 ऐसे फैसले जो किसी सामान्य राजनीतिज्ञ ने कभी नहीं लिए होते। 3 ऐसे फैसले जो क्रूर थे, विवादास्पद थे और जिन्होंने सिंगापुर को बदल दिया। पहला फैसला, भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध। ली कुआन यू जानता था कि एक छोटा देश बिना संसाधनों के सिर्फ एक चीज बेच सकता है, भरोसा। और भरोसा भ्रष्टाचार के साथ नहीं चलता। उसने करप्ट प्रैक्टिसेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को असीमित ताकत दी। मंत्री, सांसद, सिविल सर्वेंट, कोई भी जांच से बच नहीं सकता था। एक मंत्री, तहचियांग वैन, उसका अपना सहयोगी, उसका अपना दोस्त, भ्रष्टाचार के आरोप में जांच के दौरान आत्महत्या कर लेता है। ली कुआन यू उसके अंतिम संस्कार में नहीं जाता। एक शब्द कहता है, अगर वह दोषी था तो उसका अंत सही था। यह कोमलता नहीं थी, यह सर्वाइवल थी। दूसरा फैसला, भाषा। सिंगापुर में 4 समुदाय थे, चाइनीज बहुसंख्यक, मलय, तमिल और यूरेशियन। हर समुदाय की अपनी भाषा, अपने स्कूल, अपनी पहचान। ली कुआन यू ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे देश को हिला दिया। हर बच्चा, चाहे किसी भी समुदाय का हो, अंग्रेजी में पढ़ेगा। मातृभाषा एक विषय रहेगी,
लेकिन शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा। चाइनीज समुदाय में आक्रोश फूट पड़ा। नंताह नान्यांग यूनिवर्सिटी, चाइनीज लैंग्वेज की सबसे बड़ी संस्था, विरोध का केंद्र बन गई। छात्रों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। माता पिता ने अपनी पहचान खोने का डर जताया। ली कुआन यू झुका नहीं। उसने कहा, हम 4 भाषाओं का देश नहीं चला सकते। हमें एक कॉमन लैंग्वेज चाहिए जो हमें दुनिया से जोड़े, और वह भाषा अंग्रेजी होगी। दर्द हुआ, पीढ़ियों को हुआ, लेकिन 30 साल बाद जब ग्लोबल कंपनियां सिंगापुर में दफ्तर खोलने लगीं, तो सबसे बड़ी वजह यही थी कि यहां हर इंजीनियर, हर मैनेजर, हर सरकारी अफसर अंग्रेजी में बात कर सकता था। तीसरा फैसला, जुरोंग का जुआ। 1961 में सिंगापुर के पश्चिमी हिस्से में एक दलदली जमीन थी। मच्छर, सांप, खाली मैंग्रोव। उसी जमीन पर ली कुआन यू के सबसे करीबी आदमी गोह केंग स्वी, उसके वित्त मंत्री, ने एक पागलपन भरा सपना देखा। वहां एक इंडस्ट्रियल एस्टेट बनेगा। दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनियां वहां कारखाने लगाएंगी। सिंगापुर मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा। लोग हंसे। सिंगापुर में न कोयला है, न लोहा, न तेल। कोई कारखाना क्यों लगाएगा यहां? आलोचकों ने इसे नाम दिया गोहस फोली, गोह की मूर्खता। लेकिन गोह केंग स्वी ने अपना सपना नहीं छोड़ा। जमीन रिक्लेम हुई, सड़कें बनी, पोर्ट बना, और 1 जून 1968 को जुरोंग टाउन कॉरपोरेशन का जन्म हुआ, सिर्फ इस इंडस्ट्रियल एस्टेट को संभालने के लिए। उसी साल टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स वहां आई, फिर हेवलेट पैकार्ड, फिर सेइको, फिर नेशनल सेमीकंडक्टर। गोहस फोली अब सिंगापुर का सबसे बड़ा इकोनॉमिक इंजन बन चुकी थी। 1971 ब्रिटेन ने अपनी सबसे बड़ी मिलिट्री बेस खाली कर दी। 50,000 ब्रिटिश सैनिक, उनके परिवार, उनकी तनख्वाहें, सब कुछ चला गया। सिंगापुर की जीडीपी का 20% एक झटके में। लेकिन इस बार सिंगापुर तैयार था। ली कुआन यू ने एक काम कर लिया था, चुपचाप। 1965 के तुरंत बाद उसने इजराइल से गुपचुप मदद मांगी थी। इजरायली मिलिट्री एडवाइजर्स सिंगापुर आए। उन्हें मैक्सिकन एडवाइजर्स कहा गया ताकि मलय मुस्लिम देश नाराज न हो। उन्होंने सिंगापुर आर्म्ड फोर्सेस को खड़ा किया। मार्च 1967 में कंस्क्रिप्शन शुरू हुआ, नेशनल सर्विस। हर 18 साल का लड़का 2 साल फौज में सेवा देगा। जब ब्रिटिश गए, सिंगापुर के पास अपनी सेना थी। 1980 का दशक आया। सिंगापुर की स्काईलाइन बदलने लगी। शेंटन वे में ग्लास टावर्स खड़े हुए। राइफल्स प्लेस में बैंक आए। 1 जुलाई 1981 को चांगी एयरपोर्ट खुला, पाया लेबर की जगह। लेकिन ली कुआन यू सिर्फ इमारतें नहीं बना रहा था, वह एक ऐसा देश बना रहा था जहां नियम सर्वोच्च थे। चबाने वाली गम पर प्रतिबंध, सड़क पर थूकने पर भारी जुर्माना, ड्रग अपराध पर मौत की सजा। एक अमेरिकन किशोर माइकल फे 1994 में सिंगापुर में कार्स पर स्प्रे पेंट करता पकड़ा गया। उसे 4 बेंत की सजा सुनाई गई। अमेरिकन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने व्यक्तिगत रूप से माफी मांगी। ली कुआन यू ने सजा कम कर दी, 4 से 2 बेंत, लेकिन रद्द नहीं की। दुनिया ने देखा कि सिंगापुर झुकता नहीं, लेकिन इस अनुशासन की कीमत भी थी। 1963 में सिंगापुर के मलेशिया से जुड़ने से कुछ महीने पहले एक ऑपरेशन चलाया गया था। नाम ऑपरेशन कोल्ड स्टोर। 113 वामपंथी राजनीतिज, पत्रकार, यूनियन नेता बिना मुकदमे के गिरफ्तार किए गए। उनमें से कई ली कुआन यू के अपने पीएपी पार्टी के पुराने साथी थे। उन्होंने उसके साथ सिंगापुर की आजादी के लिए संघर्ष किया था। कुछ सालों तक जेल में बंद रहे, कुछ दशकों तक। 1971 में 2 अखबार बंद हुए, सिंगापुर हेराल्ड और ईस्टर्न सन। सरकार की नीतियों की आलोचना की कीमत यह थी। विपक्षी नेता जेबी जेयरत्नम सिंगापुर की संसद में दशकों तक अकेली विरोधी आवाज, पर बार बार मानहानि के मुकदमे चले। हर बार वह हारा, हर बार उसकी संपत्ति जब्त हुई। आखिर में वह दिवालिया घोषित हुआ। प्रेस कंट्रोल्ड, न्यायपालिका सरकार के प्रति सहयोगी। चुनाव होते थे हर 5 साल पर, लेकिन पीएपी कभी हारा नहीं। इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स इस तरह बनाए जाते थे कि विपक्ष की जीत लगभग असंभव हो। यह डेमोक्रेसी थी या यह कुछ और था? ली कुआन यू के पास इसका एक जवाब था। उसने एक बार एक वेस्टर्न जर्नलिस्ट से कहा था, मेरी जिम्मेदारी अपने लोगों के प्रति है, उनकी खुशी के प्रति है, उनके भविष्य के प्रति है, प्रेस फ्रीडम के पश्चिमी विचार के प्रति नहीं। 28 नवंबर 1990 को ली कुआन यू ने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया, 31 साल बाद।
गोहचोक टोंग को कुर्सी सौंपी, लेकिन वह गया नहीं। सीनियर मिनिस्टर बना, फिर मिनिस्टर मेंटर। उसकी छाया हर कैबिनेट बैठक पर पड़ती रही। 23 मार्च 2015 को 91 साल की उम्र में ली कुआन यू की मृत्यु हुई। उस दिन सिंगापुर थम गया। 10 लाख लोग, आबादी का छठा हिस्सा, सड़कों पर निकले। पंक्तियां इतनी लंबी थीं कि अंतिम दर्शन के लिए 8-8 घंटे की प्रतीक्षा थी। एक आदमी का जाना, एक देश का शोक, एक युग का अंत। अब आइए 2026 में मरीना बे का दृश्य। 3 स्काईस्क्रेपर्स एक पंक्ति में, ऊपर एक नाव, मरीना बे सैंड्स, उसके पीछे गार्डन्स बाय बे के सुपर ट्री, 50 मीटर ऊंचे स्टील एंड वेजिटेशन पिलर्स जो रात में रोशनी से जगमगाते हैं। चांगी एयरपोर्ट, दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट, लगातार कई सालों से स्काईट्रैक्स की सूची में नंबर 1। उसके टर्मिनल 3 में एक ऐसा रेन वॉर्टेक्स है जो 6 मंजिला ऊंचा पानी का झरना है इमारत के अंदर। प्रति व्यक्ति जीडीपी 90,000 अमेरिकन डॉलर से ऊपर, यानी ब्रिटेन से ज्यादा, अमेरिका से ज्यादा। पीपीपी के हिसाब से दुनिया के टॉप 3 देशों में सिंगापुर पासपोर्ट दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्टों में से एक। 190 से अधिक देशों में बिना वीजा प्रवेश। भ्रष्टाचार सूचकांक में दुनिया के सबसे ईमानदार देशों में हमेशा टॉप 5 में। सिंगापुर एयरलाइंस दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित विमान सेवा। और इसकी हवाई परिचारिकाओं की वर्दी सरोंग के बाया 1968 में पियरे बाल्मेन द्वारा डिजाइन की गई थी। आज तक नहीं बदली। 60 साल में एक धागा नहीं बदला। यह दृश्य निरंतरता, यह भी अपने आप में एक कहानी है। लेकिन शायद सबसे विडंबनापूर्ण दृश्य रोज सुबह वुडलैंड्स चेकपॉइंट पर दिखता है। कॉजवे, वही पुल जो सिंगापुर को मलेशिया से जोड़ता है, उसी मलेशिया से जिसने 1965 में सिंगापुर को बाहर निकाल दिया था। हर सुबह 3 लाख से अधिक मलेशियन नागरिक, मजदूर, इंजीनियर, नर्सें, ड्राइवर्स इस कॉजवे को पार करते हैं काम के लिए सिंगापुर में। क्योंकि सिंगापुर में एक दिन की कमाई मलेशिया के 3-4 दिन की कमाई के बराबर है। जिस देश ने उन्हें फेंक दिया था, आज उसी देश के नागरिक उनकी सीमा पर कतार में खड़े हैं। यह वही ली कुआन यू का देश है जो 1965 की दोपहर 12 बजे टेलीविजन पर रो रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसका देश अगला हफ्ता देख पाएगा या नहीं। लेकिन एक सवाल बाकी है, क्या सिंगापुर का यह चमत्कार दोहराया जा सकता है? क्या कोई और देश आज किसी और कोने में इसी रास्ते पर चलकर वहां पहुंच सकता है? या यह उस एक आदमी की कहानी थी, उस एक क्षण की, उस एक संकट की जो कभी फिर नहीं होगा? क्या ली कुआन यू सिंगापुर का जादू था, या सिंगापुर ली कुआन यू का जादू था? एक देश जिसके पास कुछ नहीं था, आज उसके पास दुनिया का सब कुछ है। एक आदमी जो रो रहा था, उसके आंसुओं ने इतिहास बदल दिया। मिलते हैं अगली कहानी में। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।